दीदी मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला जिस पर मैंने 2 साल काम किया और केवल 2000 सब्सक्राइबर हुए। परेशान होकर छोड़ दिया। फिर मैंने 6 महीने इंग्लिश सीखी, एक दूसरा चैनल क्रिएट किया। हालांकि मुझे इंग्लिश बोलना भी आ गया थोड़ा थोड़ा, पर मैं उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या करूं। मैं अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पैसे अर्न करने हैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। पहले 2 साल उस चैनल को दिए, अब 6 महीने मैंने इंग्लिश सिखाने को दिए। मेरी शादी को भी 13 साल हो गए हैं, इसी बीच पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा गैप हो गया। सब ज़ीरो से सीखा, अब हो नहीं पा रहा है, अब थक गई हूँ, क्या करूँ? मेन प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो रही है? देखो, टाइम लग रहा है रिज़ल्ट आने में आपके अकॉर्डिंग और आपसे वेट नहीं हो रहा, है ना? तो देखो कहना आसान है, मैं मान रही हूँ कि जिसके साथ चीज़ें ठीक होती हैं, वो बहुत आसानी से आपको कह सकता है कि हाँ भई, पेशेंस रखो। लेकिन आप मुझे उस कैटेगरी से अलग रख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी उस चैनल पे जो सबसे पहला था लगभग 2 साल काम करा और आपके तो 2000 सब्सक्राइबर हो भी गए, मेरे वो भी नहीं हुए थे। और जबकि वो बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत जाती थी उनके प्रोजेक्ट बनाने में कपड़ों के, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं मैं अब आपसे कहूँ कि कोशिश करते रहो। हमें क्या देखने की ज़रूरत है कि हम जो कील है, वो दीवार पे ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो दीवार की तरफ उसकी नोक है भी। ऐसा तो नहीं है कि हमने कील ही उल्टी पकड़ी हुई है। कहने का मतलब हम कोशिश करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि प्रयास करते रहो, कुछ ना कुछ होएगा। अगर आप कील को उल्टी करके ठोकोगे तो वो ठुक जाएगी क्या? बात ये है। तो कहीं न कहीं आपको जिस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, अभी आपको वो चीज़ कहना पहचान में नहीं आई। रही बात देखो यूट्यूब चैनल की या इंग्लिश सिखाने की, आपने कुछ भी सीखने-सिखाने का काम करा, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं आया, जो आप चाहते थे, लेकिन आपको वो चीज़ आ गई, जो नॉलेज थी वो आपको मिल गई। आप उसका यूज़ कहीं न कहीं ज़रूर जीवन में अपने करोगे। हम कुछ भी सीखा हुआ ना बड़े-बुजुर्ग कहते थे कि सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो बात 100% आज भी बिल्कुल सही है। तो आपने वहाँ से चाहे जो आप चाहती थी वो नहीं मिला लेकिन आपको एक सीख मिल गई, एक स्किल आ गई। अब आप कभी यूट्यूब चैनल अपना दोबारा शुरू करोगे तो जो इस चैनल में आपने कमियाँ करी हैं, अब आपको पता होंगी कि क्या-क्या रहीं और अब जब आप शुरू करोगे ना तो ज़ीरो से शुरू नहीं करोगे, अब आप एक्सपीरियंस से शुरू करोगे। ठीक है? तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाना इट्स नॉर्मल और बहुत मुश्किल होता है अपने आप को उसके बाद भी कंटिन्यू रखना, वो आपको करना है। हो सकता है ये दोनों फ़ील्ड आपके लिए थे ही नहीं, कुछ और हो, है ना? रही बात ये कि मैं पैसे अर्न करना चाहती हूँ, वो तेज़ी मत लाओ दिमाग में, क्योंकि या तो हम ऐसी कंडीशन में हों कि भई हमारी नौकरी, ये जॉब क्रैक कर लेंगे हम, हो जाएगी या फिर ये है बिज़नेस है, दुकान खोल ली, बैठ गए। देखो, हर चीज़ टाइम लेती है। अगर आप साइड बिज़नेस या कुछ भी करके अर्न करना चाहते हो, आप जितने भी पॉसिबल वे में हैं, उसमें आप जो आपके हाथ में है, वो बेस्ट से बेस्ट करके दो। बाकी रिज़ल्ट क्या आएगा, वो डिपेंड करता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसा हम सोच रहे हैं, वैसा हो जाए। लेकिन जो आप करते हो ना, उससे आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है और वो इन फ्यूचर आपको हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो करो दोबारा, उस चैनल पे काम करना है, उस पे करो, नया बनाना, नया बनाओ। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी आपकी आई है ना, कि धैर्य नहीं है और कंसिस्टेंसी आपकी छूट जाती है। तो देखो कंसिस्टेंसी का कोई और विकल्प नहीं है। आपको थोड़ा कम आता हो ना वो चलेगा, लेकिन आप लगातार मेहनत कर रहे हो, आप कर जाओगे बड़े से बड़ा काम। लेकिन आपको नॉलेज बहुत है, आप में टैलेंट बहुत है, लेकिन आप 1 दिन करा, 4 दिन करा, फिर रुक गए, फिर 2 दिन करा, फिर रुक गए, आप कहीं नहीं पहुँचने के। सबसे पहले अपनी ये आदत सुधारो कि जो काम मैं शुरू करूँगी, उसको मैं रोज़ करूँगी। रिज़ल्ट तब आने शुरू होंगे। तो आज हम बैठे हैं 129वें एपिसोड के सवालों के जवाब ढूँढने के लिए, जिसमें से पहला प्रश्न मैंने आपके सामने पढ़ा। इसी तरीके के पर्सनल लाइफ़ से जुड़े हुए, सुनने में छोटे, लेकिन जो फ़ील कर रहा है, जो अटका हुआ है, उसके लिए बहुत बड़े मुद्दे यहाँ सवालों के रूप में मेरे पास आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अपनी बातों से या जो भी मुझे अनुभव है, जितना भी उसके आधार पे उनको सॉर्टेड कर दूँ और किसी नतीजे पर वो पहुँच जाएँ और अपनी प्रॉब्लम से बाहर वो आ जाएँ। ठीक? तो ये है आओ बहन का मेन सार। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें।
दी मैं वही हूँ जिसकी शादी को 7 साल गांव में हो गई है। सास ने जेठानी को मालकिन बना रखा और पति भी सास का साथ देते हैं। जब मैंने सास को अलग होने के लिए बोला तो सास ने अलग होने को मना कर दिया करने को, और पति भी बोला कि जेठ के बच्चों की शादी होने दे, सभी मुझे ही नीचा दिखाते हैं। मेरी बेटियों के लिए एक चीज के लिए मुझे 10 बार कहना पड़ता है, और हमारे घर पर 10-12 किलो दूध होता है। जब मैंने अलग होने के लिए 3-4 महीने पहले बोला तो मुझे सास ने जेठानी के आगे बोला कि मैं तो तुझे 2 घूंट दूध भी नहीं दूंगी, और सामान देना तो दूर। तब से मैं बिल्कुल दूध दही चाय एक्सेट्रा नहीं ले रही हूँ। मैं क्या करूं, मुझे गाइड करो प्लीज। आप अपनी नाक लगा के सिर्फ अपना नुकसान कर रही हैं। आपके पति आपका सपोर्ट सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपकी बेटियों के लिए अगर आपको चीज 10 बार कहनी पड़ रही है तो आप 10 बार उनसे ना कहें। आप 1 बार बोले, 2 बार बोले, उसके बाद तीसरी बार अपने पति से बोलो कि सिर पे तुमने बिठाया हुआ अपनी माँ को, अपनी भाभी को। मैंने उनसे बोल दिया, ऑन रिकॉर्ड बोलो, वीडियो बना के प्रॉपर बोल दिया, ये रिस्पॉन्स आया है, मेरे बच्चों के लिए मुझे ये सामान चाहिए, लाके दो। आप तो फिर भी बुरे ही हो, काहे का प्रेशर ले रहे हो। प्रेशर बोले जिसकी इमेज अच्छी हो, वो खोना नहीं चाहता उस चीज को। आप तो बुरे ही हो, सब तरफ से नकारात्मक आपको मिल रहा है सब कुछ, तो फिर आप काहे के भले बुरे के चक्कर में पड़ रहे हो। दूसरी चीज, अगर आप उन्होंने कहा अलग होने के लिए, जब आपने बोला कि मैं तुझे 2 घूंट दूध भी नहीं दूंगी, अब आप अलग तो हुए नहीं, फिर नाक क्यों लगा रहे हो। मस्त अपना दूध दही जो भी लेना खाओ पियो मौज करो। भाई जो नहीं हो पा रहा उसको छोड़ो, लेकिन जो हो सकता है उसको भी आप अपनी ईगो के चलते भूखे मर रहे हो, परेशान हो रहे हो, उससे क्या फायदा। ठीक है ना, थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड में रखो। जो जैसे आ रहा है वैसे लेना सीखो। अगर हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही ना, तो जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब में हमारा बेस्ट तरीका क्या है निकलने का, वो ढूंढना सीखो। नेक्स्ट, दी मैं घर की बड़ी लड़की हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी सबकी बुरी रहती है। छोटी बहन बस हाँ हाँ करके मीठी बन जाती है। मेरे बहन और मम्मी दोनों बहुत चुगली करते हैं आपस में। मेरी मम्मी सब भाई बहनों की चुगली एक दूसरे से करती हैं, अपनी गलती नहीं मानती, बहुत झूठ बोलती है। हमारे पापा नहीं है, हर बात में पापा का दुख ला के सही बनना चाहती है। मेरे बहन और मम्मी मुझसे ही जलते हैं, मैं तो नहीं जलती, प्यार से ही रहना चाहते हैं। आप अपने करियर पे ध्यान दो, किसी ने उसे जवाब दिया और उनकी चुगलियों पर ध्यान ना दो। बिल्कुल एग्जैक्टली। लड़कियों की लाइफ में गोल्डन चांस आता है अपनी लाइफ बदलने का, शादी। चाहे कुछ भी करे, परिस्थिति हो अच्छी या बुरी, उनकी लाइफ चेंज होती है जब उनकी शादी होती है। तो आपकी ये जो अभी परिस्थिति है ना, ये परमानेंट नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन आएगा, तो अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे काम करो, ताकि किसी अच्छे घर में आपकी शादी हो। भाई मैं ये नहीं कह रही दहेज ये वो, लेकिन कोई भी अपना जीवन साथी जब चुनने चलता है, तो अगर परिवार में थोड़ी सी कमी है लेकिन बच्चा अच्छा मिल रहा है, तो आदमी कहीं ना कहीं कर लेता है कि भाई चलो लड़की तो बढ़िया मिल रही है, तो वो लड़की बढ़िया मिल रही है, वो बढ़िया लड़की आपको बनना है। ठीक है ना, तो आपकी लाइफ स्विच हो जाएगी। जो यहाँ की नेगेटिविटी है यहीं रह जाएगी। क्यों इतना दिल पे ले रहे हो। दिल पे उसकी बात लो जो आपको दिल पे जगह दिए बैठा हो, सिंपल सी बात। लेकिन जो आपका दिल छन्न से तोड़ने में 1 सेकंड नहीं सोच रहा, उसके लिए आपको अपने दिल के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, वॉट एवर द रिलेशन इज। फिर समझे। नेक्स्ट, हेलो दी मैं हार गई हूँ ससुराल में, खुद को कैसे मजबूत बनाए, हमेशा डरी डरी रहती हूँ, कोई फैसला नहीं ले पाती, दिल पे लग जाती है, कोई ऐसा दिन नहीं रहता मेरे आंसू ना निकले। मुझे ऐसी लड़की बनना है, बिंदास, कोई फर्क ना पड़े, एकदम पत्थर दिल। बन जाओगी धीरे धीरे, आंसुओं की भी एक एक्सपायरी होती है, कब तक रोती रहोगी। बन जाओगी। ये मेंशन नहीं किया कि शादी को कितने साल हो गए, शुरुआती सालों में ज्यादातर ऐसा होता है, उसके बाद धीरे धीरे आप बन जाओगी। और दूसरी चीज है, पत्थर दिल बनने का सबसे बढ़िया उपाय है वही बिजी हो जाओ। जिस भी काम में आपको सही लगे, हो सकते हो बिजी हो जाओ, ताकि दिमाग में शरीर में इतनी एनर्जी ना बचे कि दूसरा कोई कह रहा हो उसे दिल पे लगा के रोने का टाइम हो। दी मेरी फ्रेंड ने मुझे स्कूल का चार्ज दिलाया है, मुझे पता चला तो मैंने भी कुछ लोगों को ये बात बताई, तो आप उसी को ये बात मालूम हो गई है। मुझसे कहती है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया। वो मेरे ऊपर इनडायरेक्टली कमेंट पास करती है, उसे मेरे पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सब मालूम है, मेरे हबी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। भाई बड़ा जलील मामला है। आपके जो दोस्ती के नाम पे जो गंद मचा है ना आपकी लाइफ में। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगा कि उसने कराया है। अपने फैक्ट्स दोबारा चेक करो, है ना। लेकिन ये बात वही वाली बात है जो दोस्ती कहते हैं ना, ज्यादा मीठे में कीड़ा पड़ जाता है, ये दोस्तों में
आप अगर उससे दोस्ती वाला ना रखती ना, सिंपल स्टाफ वाला रखती, ना आपको एक्सपेक्टेशन होती, ना उसके अपने नाम हटाने से आपको दुख पहुंचता, ना आप 10 लोगों से कहती। गलती आपकी भी है 10 लोगों से कहा। आप यहाँ कहा चलो मैंने आपको सलाह दे दी, मैं उससे नहीं कहने जा रही, कुछ नहीं हो रही। लेकिन आपने जो आज अपने जानने वालों को कहा, आप ये बताओ वो क्या करेंगे? वो आपका प्रमोशन या आपका इंचार्जशिप हटवा के उसको वापस दिलवा देंगे? आपका कहने का औचित्य सिर्फ यही बना ना, आप कुछ भी कहो, मैंने दिल हल्का करने के लिए बोला है कुछ भी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं उसकी इमेज खराब हो रही है ना, आपके इस तरीके से बोलने से। अब जब उसे पता लगा, अब उसे लग रहा है भाई सामने से तो मेरी इमेज पे अटैक आ रहा है, तो वो क्या करेगी? अब वो आप पे अटैक करेगी। यहाँ बात खराब हो जाती है। अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लग रही है ना, आप या तो सिंपल उससे बोलो, नहीं बोलना आप उससे भी मत बोलो। जस्ट जो आपको आप करना है, आप एक साइड होना है, एक साइड हो जाओ, रिलेशन फिनिश करना है वो कर लो, फॉर्मल बनना है फॉर्मल बन जाओ, या तो क्लियर करना है तो उससे ही करना था, इधर उधर कहना ही गलत था। आप खुद सोच के देखो उसे कह के आपको क्या मिला? किसी ने कुछ कर लिया? नहीं। लेकिन अब उन्हीं कहे में से किसी ने जाके उसके कान में सुर्री मार दी, अब बात और बिगड़ गई। आइंदा अब ये तो सुधर जाएगा, कुछ नहीं है दिक्कत, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें ठीक। पर आपका ये है भैया, आज के बाद कान में मीठा लगा लो कि जिसकी जो बात करनी है उसी से क्लियर करनी है और किसी से नहीं। नेक्स्ट, मैम मेरी बेटी 10th में है, वो झाड़ू निकाल देती है, पोछा नहीं लगाती, आटा लगा देती है, बर्तन नहीं साफ करने को कहती, मुझे गंदा लगता है। मैं कहती हूँ खाना भी तो इन्हीं बर्तन में खाती है, तो गंदा क्यों लगता है? मेरे पास बहुत काम होता है, क्या करूं? वैसे मेरे लैड भी लड़ाती है, लाड़ भी लड़ाती है, बहुत प्यारी है, एज शादी लायक हो गई तो कैसे होगा? मुझे टेंशन होती है। बहन मेरी जितना वो कर रही है ना आज के टाइम में, आप बहुत सही कर रही हो उसके साथ, लेकिन उससे ज्यादा भी प्रेशराइज मत करो कि ये कर रही है तो ये भी करे, ये कर रही है तो ये भी करे। इतना कर रही है ठीक है, आगे के लिए भी मोटिवेट उसे करते रहो। आप जो लेके चल रही हो पैटर्न, वो जितना कर रही है ना, आप उसको बिल्कुल कहना चाहिए वो, आप उसको समझ नहीं रहे कि वो पूरा है, और कहीं ना कहीं वो उस पर नेगेटिव डालेगा। आगे को ये सोच के देखो कि उसने उतना भी करना छोड़ दिया तब क्या कर लोगी आप? तो वो ठीक है, आजकल की लड़कियां जितनी भी मैं देख रही हूँ ना, उस हिसाब से कर रही है, सही कर रही है। आगे भी जितना बच रहा है ना, आपको चिंता हो रही है, वो कर लेगी जब उस पर पड़ेगी। थैंक्स दी, मैं भी यही सोचती हूँ, जिसको जो सोचना है सोचे, पर बुरा ये लगता है कोई अपना पति दूसरों के सामने नीचे गिराने की कोशिश करता है, जबकि मैं अपना 100% यहाँ की देती हूँ। फिर भी जबकि शादी को 11 साल हो गए, एक आध बार आप भी दूसरों के सामने उनको नीचा दिखा तो पता चल जाएगा कितना मजा आता है जब अपना लाइफ पार्टनर बेइज्जती करता है। लड़ेंगे, भुनेंगे, मुंह बनाएंगे, लेकिन एक आध बार अंदाजा तो होना चाहिए ना कितना बढ़िया लगता है ऐसे। और जो जो जब जब उन्होंने नीचा दिखाया उस टाइम पे वो पॉइंट बिल्कुल क्लियरली याद रखना, कि जब वो कहे ना तूने ऐसा क्यों किया, तब तपाक से आपके पास होना चाहिए कि मैंने एक बार किया, आपने तब 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 इतने बार किया है, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू, कि आपको पता चले कि भाई कैसा लगता है। ऐसा ही मुझे लगता है, कहाँ कहाँ किस पार्टी में किसके सामने बोला, एग्जैक्ट याद रखना कि इसलिए किया था, वरना मैं रुक सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अनइंटेंशनली कर दिया, मैंने इंटेंशनली किया था आपको जताने के लिए। तब आप दिखोगी स्मार्ट, नहीं तो होएगी लड़ाई बेसिर पैर की, कई दिन की बोलचाल बंद, ये वो फलाना ढिकना, और आपका कोई पॉइंट प्रूव नहीं होगा ना, वो बदलेंगे। लेकिन इस तरीके से करोगी, एक चांस है शायद चेंज हो जाए। नेक्स्ट, हाय दी, लव यू अ लॉट, आपने किसी को रिप्लाई दिया था, अगर हस्बैंड सपोर्ट केयर बात ना करे तो अपने ऐसा सोचे कि हस्बैंड आर्मी में है, दूर हो तो कैसे रहेंगे? मैं भी ऐसे ही रह रही हूँ, सारे काम बाहर के, अंदर के, बच्चों को संभालना, स्कूल लेके जाना, खेलने के लिए जाना, डॉक्टर के पास ले जाना, सब करती हूँ जैसे हम किसी बड़े बुड्ढे को देते हैं कपड़े वगैरह, सब करती हूँ, मगर बात नहीं, दुख तो लगता है, एटलीस्ट इंसल्ट तो नहीं होती। अब बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, आप कैसी हो? मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे पति वैसे तो ठीक है, लेकिन जब वो घर आते हैं रात को तो चाहते हैं कि मैं कोई काम ना करूं, सब छोड़ के उनके पास रहूं, बस ना बर्तन साफ करूं ना कोई काम करूं, प्लीज बताना जरूर। भैया कहाँ तो लोग मरे जा रहे हैं कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, बात नहीं करता। आपके पति चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठो, तो मैनेज करो ना अपना घर इस तरीके से। अगर वर्किंग हो तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर होम में करो तो क्या दिक्कत है? उनके आने से पहले मोस्टली काम निपटा लो, और जब उनकी तसल्ली हो जाए कि हाँ ये बैठ गई, कर लिया, बात हो गई, है ना, खाने पीने के भी बनाने वाले बर्तन वगैरह वो सब धो धा के रखो कि सिर्फ खाने पीने वाली प्लेट्स बच जाएं। तो मैनेज करो ना।
मान के चलो कि भाई अगर वो उस दिन फिर वही कंडीशन हो जाए कि आईफोन में घुसे रहे या तुम्हें देख ही नहीं रहे, तब सही रहोगी? निकाल लो टाइम, बैठोगे कुछ दिन, ऐसा तो है नहीं वो गले में लटका के आपको मंगलसूत्र बना के घूमेंगे। उनका भी हो जाएगा तसल्ली की चला बैठ गई, अब गई है बर्तन धोने के लिए 15-20 मिनट में, नहीं तो डिश वॉशर ले लो, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे फिर, अगर हो सकता है पॉसिबल तो। हाय सुनीता जी, अगर किसी को हम बार बार बताएं पर वो ना समझे और बोले कि मैं नहीं सुनूंगी, और ना हस्बैंड सुने ना घर में कोई, और यहाँ तक कि सब उसी को सपोर्ट करें, इंसान अंदर से बहुत परेशान हो जाए, वो बाहर बता दे, तो क्या वो भी चुगली है? हालांकि बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे दुख से, बट अपना मन हल्का हो जाता है। प्लीज दी रिप्लाई। जी वो चुगली है। और दूसरा पॉइंट वही है जो मैं अभी पीछे डिस्कस कर रही थी, जिससे बता रहे हो अगर वो कुछ कर सकता है उस मुद्दे में तो उसे बताओ, वरना कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ आज की वो एंटरटेनमेंट की डोज है, जिसको वो जाके नमक मिर्च लगा के और किसी दूसरे को घर पे जाके बताएगा, या पास पड़ोस में, जब भी आपका कोई दिमाग में याद आएगा वो तब बताएगा। महीनों 2 महीने बाद हो सकता है आपका इशू रिजॉल्व हो जाए, उसके दिमाग में वही रहेगा। आपने अपने पति की कोई बुराई करी, आपका और आपके पति का बिल्कुल बढ़िया वैलेंटाइन डे चल रहा है, वहां उसके दिमाग में वही है, यार इसका पति तो इसको प्यार नहीं करता। तो बहुत बचो अपने घर वालों की, किसी की भी वहां पे कोई ऐसी बात डिस्कस करने के लिए जिससे वो कोई लिंक ही नहीं है। जो आदमी आपकी उस प्रॉब्लम में कुछ हेल्प कर सकता हो सिर्फ उसे बताओ। अपना मन हल्का करना बेकार की चीजें हैं। मन हल्का करना है, पेपर पे लिख लो, उसके बाद पेपर फाड़ दो। मन हल्का करना है, अकेले कमरे में बैठ के अपने आप से बातें कर लो, यहाँ लिख दो। अब तो आपके पास ये भी है, अगर आप यहाँ इस चैनल तक आ गए, दैट इज सेफ, ठीक है ना। लेकिन किसी से भी और से बताना, पता नहीं आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उसका कब और कैसे यूज करेगा, अवॉइड करो सिर्फ मन हल्का करने के लिए किसी से भी कुछ कहना। बहुत विश्वास पात्र की बात होती है। और दूसरी चीज समझदारी, तब उससे बात करनी चाहिए, हर बात हर एक से मत करो। नेक्स्ट मैम, मेरा एक पैटर्न नोटिस किया है मैंने, अगर कोई मेरे साथ या किसी के साथ भी चालाकी झूठ करता है तो मैं कई बार कन्फ्रंट करती हूँ, कई बार नहीं, फिर मेरे को उस इंसान की हर एक्टिविटी पर शक होने लगता है, फिर मैं उसकी हर चीज पर ध्यान देती हूँ, चाहे फैमिली मेंबर हो। मेरे को इमोरल झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। क्या ये गलत है? अगर हाँ तो कैसे सुधारूं? मेरे दिल से जो इंसान उतर जाए फिर वो वापस नहीं आ पाता, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं, बस फॉर्मेलिटी का निभाती हूँ फिर उस इंसान से। बिल्कुल ओके है। लास्ट की लाइन आके आपने बिल्कुल ठीक कर दिया कि बस फॉर्मेलिटी का निभाती हूँ उस इंसान से, दैट्स इट, परफेक्टली फाइन। लेकिन दूसरी चीज है, देखो मेरे साथ ही जब तक हो तब तक कन्फ्रंट करना। मेरा नेचर ये था कि मेरे बराबर में कोई बुजुर्ग, स्पेशली बुजुर्ग मेरे स्टाफ में या कहीं और, उसके साथ किसी ने कुछ किया और मैं लड़ने पहुंच जाती थी, हम करेंगे इनकी रक्षा, हम बोलेंगे, इनसे जवाब नहीं बन रहा, इतने बड़े आदमी से तो ऐसे कैसे बात कर रहा है। हम लड़ने पहुंच गए और कुछ महीने बाद क्या गुगली हो रही है हमारी, उन लोगों की राम 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 नमस्ते गुड मॉर्निंग चल रही है, हमारी बोलचाल बंद है, जबकि मेरा कोई मुद्दा भी नहीं था। और ऐसा एक बार नहीं कितनी बार हुआ। एंड में आके मतलब 4-5 भीषण लड़ाइयों के बाद, 4-5 भीषण लोगों के साथ बात करना, पंगे लेने के बाद, पूरे पूरे तमाशे, उसके बाद फाइनली मैंने अपने अंदर एक कसम खाई कि जब तक किसी लड़ाई का मेरे से सीधा लिंक नहीं होगा, मुझ पे वो सीधे मेरे को नहीं बोल रहा होगा, या मेरे पे सीधा सीधा असर नहीं आ रहा उस चीज का एकदम कि नहीं इसका ये, तब तक मैं नहीं बोलूंगी, चाहे मेरे सामने इनको कुछ भी करता रहे। भाई मुंह सबके पास है, जुबान सबके पास है, दिमाग सबके पास है, अपनी बातें खुद करो। नहीं वो हो रहा, जवाब नहीं दिया जा रहा, सुनना है तो सुनो, ये बिल्कुल बेस्ट। और तब से जिंदगी सुखी है, मेरे रिलेशन मतलब बहुत बड़े हो गए, काफी लोगों को मैं जानती हूँ, सबसे मिलना जुलना सब बढ़िया। वरना ये था कि भाई उसी एक में उलझी पड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि जी इसने मेरे सामने इस बुजुर्ग को, वो इंडियन फिल्में ज्यादा देखते हैं ना वो लोग, हीरो गरीबों की मदद कर रहा है, ऐसे किसी को ना फाइन ज्यादा मदद की जरूरत होती नहीं। तो बात ये होती है कि अगर आपके साथ है तो आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी लव मैरिज हुई है, वो इंटर कास्ट है, हस्बैंड की जॉब गवर्नमेंट है। मेरी शादी के बाद वो मुझे बहुत मानते थे, पर एक ईयर से ही सास कान भर भर के हबी से और मेरा रिश्ता खराब कर रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर वो कुछ ना कुछ बोलकर उनको उसका देती है। 10 साल हो गए ऐसे ही, 2 बेबी हैं, बेटे है, बेटे को ऑटिज्म भी है। हबी अलग रहते हैं, मैं 7 साल से सास ससुर के साथ रहती हूँ। देवरानी तेज है बहुत ज्यादा, काम भी करवा लेती है,
सब मेरे से जैसे मैं ही उसकी देवरानी हूँ। गंदा वाला झगड़ा करती है मुझसे, मुझे उससे डर लगता है। भगवान का नाम लेकर जी रही हूँ, पर कब तक इंसान हूँ, कभी तो मेरी भी हिम्मत टूट जाती है। मरने का मन करता है, फिर लगता है बच्चों का क्या होगा, मायके में माँ पापा भी नहीं है। मैं आपके जितना स्ट्रांग बनना चाहती हूँ और हो नहीं पाता। प्लीज हेल्प मी दी। अपने पति के साथ अपना रिश्ता भैया सुधार के रखो। जब इतने साल तुमने तपस्या कर ली उनकी मर्जी के सही रहने के लिए, रह रही हो उस घर में, सब कुछ है, लव मैरिज क्यों करी थी? ये सब झेलने के लिए थोड़ी करी जाती है। उम्मीद तो यही होती है ना लव मैरिज में कि प्यार होगा, और प्यार का मतलब एक दूसरे की खुशी और सम्मान की रक्षा करना। सबसे पहला मतलब यही है। प्यार का मतलब ये थोड़ी होता है कि बस यही सब चल रहा है, चुम्मा चाटी ये सब, और बस वैसे कुछ नहीं। भावनात्मक होता है ना, शारीरिक आकर्षण से कहीं ज्यादा। प्यार का मतलब यही तो होता है कि दूसरे के सुख दुख का हम अपने से ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। अब वो तो आपके पति कर नहीं रहे, तो आपकी लव मैरिज में से लव तो हट ही गया, बची मैरिज। तो अब मैरिज बची है, उसको भाई बच्चे हैं, बच्चों का नाम लेके आपने इतने दिन तपस्या कर ली, करते रहो, देखो उन्हें, हिम्मत आपको आपके बच्चों से ही मिलेगी। लेकिन ये जो है ना कि देवरानी से डर लगता है, अरे क्या कर लेगी, गंदा वाला झगड़ा करती है। बिग बॉस देखना शुरू कर दो, झगड़े देखने का स्टेमिना बढ़ जाएगा आपका। कर ले झगड़ा, भौंक, कर तमाशे, स्टेमिना बना लो अपना सुनने का बस। आपको दो बातें बोलनी है ना, दो ही बातें बोलो, चलने दो उसका टेप रिकॉर्डर 20 दिन। लेकिन भाई काम जितना है अपने, जो भी शेड्यूलिंग है उस हिसाब से करो, एंड दैट्स इट। किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट ये है बात। आपके पैर जमे हुए हैं, आपके दो बच्चे हैं, आपकी लव मैरिज है, आपके पति आपसे बिल्कुल नहीं कटे हुए हैं। अब आपको सिर्फ अपनी लाइफ एक स्मूथ बनाने पर काम करना है। उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रांग इसी तरीके से बनो। अगर लगातार आपके बस की लड़ना नहीं है ना, बहुत लोगों के नहीं होता, बहुत ज्यादा एनर्जी भी जाती है, अच्छा भी नहीं लगता। अब आपकी देवरानी लड़ेगी, इससे डरना छोड़ दो, लड़ेगी लड़ ले। हमें सिर्फ अपना सुनने का स्टेमिना बढ़ाना। बोलती रहे, कब तक बोलेगी अकेले? सीखो, इस चीज पर काम करो। नेक्स्ट। मैम मैं वही हूँ जो मेरा पति मजाक मजाक में भी गाली देता है, हाथ उठाता है। मेरे दो बेटे हैं, एक 7 साल का, एक 6 महीने का। पुलिस केस कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। ससुराल वाले भी ऐसे ही हैं। नंद की शादी हो गई है लेकिन वह मायके में ही रहती है, अलग खाना पीना कर रहे हैं, तब भी ढंग से जीने नहीं दे रहे हैं। देखो, पुलिस केस करना नहीं करना वो एक अलग होता है, लेकिन डिसीजन मुश्किल है, और मुझे लगता है उसके लिए काफी आपको मेंटली झेलने के लिए तैयार रहना होता होगा। ठीक है, मेरी जानकारी में, मतलब यहाँ ऐसे किसी से जिससे मेरा बिल्कुल क्लोज रिलेशन और उसने किया हो, मैं ऐसे किसी को नहीं जानती। लेकिन बात यह है, हम तो पुलिस केस की अगर हम धमकी भी दे दें, और जब वो मारते हैं या कुछ होते हैं, हम अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? हम वहां से क्यों नहीं हट जाते? ऐसा तो है नहीं आपको एक कुर्सी पे पहले बैठाते होंगे फिर मजाक करते होंगे आपके साथ। आपको एक पैटर्न पता लग गया ना कि हाँ भाई अब ये शुरू हो गया तो हाथ चल सकता है इसका, तो भाई 2 गज की दूरी पर रहो ना ऐसे इंसान से, ताकि मजाक में जब हाथ उठाए तो आप हो ही ना उसके हाथ के रेंज में। समझ रहे हो? अपने आप को पहले बचाओ तो खुद। पुलिस केस बहुत आगे की चीज है, उसके लिए बहुत हिम्मत लगेगी, सोच के देखो। मैं ये नहीं कह रही मत करो, लेकिन अगर करना है सोच के देखो। जो बंदी अपने आप को घर में रह के सामने के सामने पिट रही है मजाक के नाम पे, अपने आप तक को नहीं बचा पा रही है, अरे कोई गाड़ी आ रही है आप पीछे हटोगे ना? तो वहां जाके रिपोर्ट लिखवाना, फिर जब वो आके आपके पति को तोड़ेंगे वो सब देखना, फिर आपके पति जो टूटने के बाद आप पे बरसेंगे, वो सारी चीजें, उस सबको झेलने की भी हिम्मत है आप में अंदर, तो पहला कदम उठाना। ठीक है ना? मैं ये बिल्कुल फिर बार बार कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मत कराओ। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे में पुलिस केस करो। लेकिन जब आप पूछ रहे हो ना कि पुलिस केस कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, अगर आप पजल दो भाई, जब आप वहां जाके बिखर जाओगी, फायदा कुछ नहीं होने का। बात क्या होगी कि जी मैं आपके कहने से वहां गई तो थी, ये हो गया, ये हो गया। पहले अपनी थोड़ी इस चीज पर काम कर लो कि आइंदा जब ये मजाक और ये वो आपको पता लगे ना चीजें उस दिशा में जा रही है, पहले अपने आप को बचाना खुद सीखो। ठीक है? कभी ये लगे ना आप बचने के लिए भाग रही हो और वो पकड़ पकड़ के मारने के तौर पे आ रहे हैं या हाथी, तब उस दिन लगेगा भाई अब सिर से ऊपर पानी गया, अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बात ये है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचो, ये नहीं कि जोश में आके आपने कुछ कर दिया और बाद में उसके प्रैक्टिकल एक्सेप्ट जब सामने आई चीजें तो फिर आपसे हैंडल ना हो।
बात ये है। नेक्स्ट, दीदी मेरी शादी को 3 साल हो गया, मेरा बेबी सी सेक्शन से हुआ, मेरी सास ताने देती है मेरे घर वालों के सामने, मेरी सास और पति भी मेरे सामने अच्छा बनता है, सभी को मेरे बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। मतलब क्या बुरा बोलता है? किसके ऑपरेशन से बच्चा हुआ है? ये भी हमारी गलती है। क्रैक है वो, ध्यान ना दो उनकी बातों पे। राह चलता कुत्ता भौंक रहा होता है ना, तो हम उसके साथ भौंकने लगते कि हाँ कुत्ते तो हमारे ऊपर क्यों भौंका, है ना। या कोई पागल है, विक्षिप्त है, उसको हमें पता है वो अपनी सेंसेस में नहीं है, गालियां दे के भी चला जाएगा ना, तो हम बच के निकल ही जाएंगे कि यार छोड़, पागल है। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है, मार के भी चला जाएगा हमें, अब है हमारी हंसी छूट जाएगी, देख जरा इसको, होता। तो जो आदमी ऐसी इलॉजिकल बात कर रहा है ना, वो समझ लो रजिस्टर्ड पागल नहीं है, लेकिन अनरजिस्टर्ड पागल ही है वो। तो उसकी बातों पे आप ध्यान ना दो। नेक्स्ट, दिया आपने सारे डिसीजन हस्बैंड से पूछ कर लेती हैं आप, प्रोफेशनल पर्सनल छोटा बड़ा आप सब डिस्कस करती हैं अपने हस्बैंड से। मैं अपने हस्बैंड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हूँ फॉर एवरीथिंग एंड समटाइम आई रियली हेट दिस, प्लीज एडवाइस कि कैसे खुद से डिसीजन मेकिंग करें और कॉन्फिडेंट फील करें। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हस्बैंड से पूछ कर लेती हैं वो चीज नहीं है, लेकिन हाँ कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उनके साथ में डिस्कस जरूर करती हूँ कि मैंने ये सोचा है, अगर उसके कोई ऐसे एस्पेक्ट हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। क्योंकि देखो हमारे ना, मेरे और मेरे हस्बैंड के क्लियरली फील्ड डिवाइडेड है, हमने ऐसे बैठ के नहीं बांटे, लेकिन क्लियरली डिवाइडेड है। तो कुछ डिपार्टमेंट्स कहना चाहिए बिल्कुल वो हैंडल करते हैं सिंगल हैंडेडली, कुछ डिपार्टमेंट्स मैं हैंडल करती हूँ सिंगल हैंडेडली। तो जब मेरे हिस्से का काम है वो मैं कर देती हूँ, उसके बाद फिर उनके ऊपर आ जाती है कि भाई ये है, अब आप बताओ। सपोज करो मुझे कोई घर का आइटम लेना है या मुझे कोई शूटिंग का लेना है, ठीक है, शूटिंग का मुझे पता है, जस्ट मैं उनको एक आइडिया दे दूंगी कि है ना ये है, ऐसा ऐसा है, कि इतना। लेकिन अगर मुझे टीवी लेना है, अगर मुझे फ्रिज लेना है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी मुझे इतना बड़ा लेना है, अब कौन सा लेना है, ठीक है ना, मतलब किस कंपनी का लेना है, कहाँ से लेना है, वो सब उनका डिपार्टमेंट है। तो इट्स अ टीम वर्क, हमारा ऐसा नहीं है कि बॉस और वो वाला, हमारा टीम वर्क है। किचन का है, कुछ भी आना होगा, आखिरी डिसीजन उसमें फिर मेरा होता है, क्योंकि वहां मुझे हैंडल करनी है चीज। तो ये है जी हिसाब। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप उन पर डिपेंडेंट है तो बुरी चीज है। टीम है, दो लोग हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बस हो गया काम। और अकेले में आप कितने भी होशियार हो, कई बार चीजें होती है ना कि दो की राय हो जाती है। मोस्टली केसेस में यही होता है कि ठीक है हाँ लग तो सही रहा है, कभी कभी लेकिन ऐसा भी होता है कि मैं कुछ सोच रही हूँ कि यार ऐसा कर लें, और वो फिर कोई ऐसी प्रैक्टिकल बात निकाल के लाते हैं, क्या कि हाँ बात तो है, ये तो आएगा मुद्दा, तो फिर वो चीज डिच हो जाती है। और मेरे मन में फिर ये नहीं होता मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, कारण दिया उन्होंने कि ये है, अब उसको सोच के फिर हाँ मेरे को लगता है कि नहीं ये नहीं आना, प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। तो वो चीज होती है, इस तरीके से बात करो। गेम एक तरीके से कहना टीम वाली वो है कि गेम के डिसीजन ले रहे हैं टीम पूरी मिलके। यहाँ ये नहीं है कि भाई मैंने एक एम्प्लॉय के तौर पे वो एप्लीकेशन दी और उनके हाथ में कि वो पास करेंगे या फेल करेंगे, सेम मेरे पास है कि उन्होंने कोई बात बोली, मेरे हाथ में कि मैं पास करूंगी फेल करूंगी। वी जस्ट डिस्कस कि एक के बजाय दो ओपिनियन हो जाए, दो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, और सोचने का तरीका भी कुछ चीजों में तो हमारा कह रही हो आप कि बिल्कुल सेम है, लेकिन जैसे यहाँ मुद्दे आते हैं ना, इनमें हमारा तरीका बिल्कुल सोचने का सेम है। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो वो अलग तरीके से देखते हैं उन चीजों को, मैं बिल्कुल अलग तरीके से देखती हूँ, तो एक ही चीज को देखने के दो पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। अगर वो सेम है यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट है डिसीजन, ये होता है। नेक्स्ट, मैम मैं अपनी सासू माँ से अलग रहती हूँ, पर जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मेरे सामने हमेशा देवरानी की बड़ाई और तारीफ करती है, जबकि वो बराबर सासू माँ से और लोगों से काम करवाती है, एक्टिव भी नहीं है, पर फिर भी सासू माँ मेरे सामने उसकी बड़ाई करती है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सारे काम बिना हेल्पर के खुद ही करती हूँ। उसको मक्खन लगाना आता होगा और आपकी सास को मक्खन लगवाना पसंद होगा, सिंपल। और दूसरी चीज, ये इस एपिसोड के चलते चलते ही मुझे समझ में आया कि जो ये हम परेशान रहते हैं, मैं हम क्या कह रही हूँ क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आ गई, कि एक बहू कहीं ना कहीं हर चीज में ज्यादा है और दूसरी बहू हर चीज में कम है। 100 में से 98 चीजों में एक बहू बेटर है और 2 चीजों में अगली बेटर है।
और सासू माँ जो है वो 2 बेटर वाली की गुण गा रही है, उसकी साइड झुक रही है। तो उसका मुझे लॉजिक, मैं हमेशा शुरू में कहती थी भाई ये चीज तो मुझे भी समझ नहीं है, ये चीज अभी धीरे धीरे एक पॉइंट निकल के आ रहा है बार बार बात करने पे, कि वो कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी है, कि आपको नीचे दिखाना के लिए वो मान रहे हैं आप बेस्ट हो, आप बेटर हो उनसे, या उनकी फेवरेट बहू जो वो दिखा रही है, उनको एडमिट करना है ये चीज अपने मन में, लेकिन वो कर नहीं रही, और इसलिए वो आपको लेट डाउन करती है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस टूटे, आप नीचा फील करें, ताकि उनके लेवल तक आ जाओ। हर जगह यही है। तो मुझे लगता है ये थियरी और मैं सर्च करूंगी, कि और परिवारों को भी देख रही हूँ और जगह भी देख रही हूँ, आपके क्वेश्चन भी मैं एनालाइज कर रही हूँ इसी तौर पे, कि ये थ्योरी चल रही है हर जगह या नहीं, कि जो निग्लेक्टेड है अक्सर वो बहू बेटर है। अगर आप बाहर से देखो, उसको बहू ना मानो, आप एज अ बंदी देखो ना, तो जो निग्लेक्टेड है ना अक्सर वो ही बेटर है हर चीज में, और उसी को निग्लेक्ट करा जा रहा है घर में। तो आप भी निगाह घुमा के अपने चारों तरफ देखना कि यही चीज हो रही है क्या। तो अगर ये है, देखो, है ना, अगर मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर ये थियरी है तो सिंपल है भाई, अगर हम निग्लेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब हम साबित हो गए कि हम बेटर हैं उनसे। तो ये खुश होने की बात हो गई, करने दो बुराई, उसकी बड़ाई करने दो, आपको अंदर से पता है एक्चुअल बात क्या है, फिर आप खुश होगी, जितनी उसकी बड़ाई करेंगी उतनी आप खुश होगी, कि यार ये मेरे को नीचे लाना चाह रही है अपने लेवल पे, उसकी बड़ाई करके उसको ऊपर उठाना चाह रही है। बस बात ये है, सारी चीजें समझने के बाद भी दिल के एक कोने में ना दुख होता है, उसका इलाज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आपको भी नहीं दे सकती, कि क्यों हमें वो प्यार नहीं मिला जो दूसरे को मिल गया, उसने ऐसा क्या कर दिया, और हमसे ऐसी क्या गलती हुई, शुरू से दिन से क्यों ऐसा होता चला गया, कहाँ गलती हो गई, या बेटर होना क्या हमारी गलती हो गई, अगर हम बुरे होते जब भी हमें ताने ही मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये उधेड़ बुन आपके जीवन भर आपको कचोटेगी, कि यार इनके प्यार पे हक तो हमारा भी था, मिला क्यों नहीं, भले वो माँ बाप है या सास ससुर है, वो कचोटना तो रहेगा जिंदगी भर। लेकिन जहां तक ये मेंटली सॉर्टेड वाली बात, तो भाई ये मुझे लग रहा है कि थ्योरी यही काम कर रही है, कि जो बहू बेटर है ना एक्चुअल में, उसको किनारे किया जा रहा है, इसीलिए ताकि वो फील करे थोड़ा सा नीचा, और उनको अपने अंदर अच्छा फील हो। नेक्स्ट, दी मेरी सास मुझसे छुप के बीड़ी पीती है, बाकी फैमिली में सबके सामने स्मोक कर लेती है, जब से मेरी शादी हुई है फैमिली को लगता है मुझे पता नहीं, बट स्मेल छुपाए थोड़ी छुपती है, मुझे क्या करना चाहिए जब ये बात खुले, हस्बैंड को, ससुर को, नंद सभी को पता है, सब चाह रहे हैं आपके सामने ना आए, आप भी दिखावा करो कि आपके सामने नहीं है, लेकिन कभी बात आए कि तुझे पता नहीं है, तो कह दो पता था, कह के क्या करना, बात खत्म। नेक्स्ट, दीदी पिछले एपिसोड में आपने मेरा सवाल उठाया था, बताया था कि भाई ले लो अपने गहने, मैंने कोशिश भी करी जितना मैं कर सकती थी, पति ने झगड़ा किया, सास ने आग लगाई, मुझे कोई सटीक सोल्यूशन बता दीजिए दीदी। सटीक सोल्यूशन कुछ नहीं है यार, मारा कूटी थोड़ी कर लोगे, और कर सकते हो तो करो, फिर बात वही है। गहने ऐसी चीज हैं, अगर वो दूसरा आदमी ईमानदार होता तो वह कभी आपके लेता ही नहीं, अब जिसके मन में चोर आ गया और उसने आपके हड़प लिए, वो इतना इजीली देगा ही नहीं आपको, मुश्किल तो होने वाली है। तो या तो वही है ना, फिर आपको जो समझ में आए लेने के लिए वो करो, इसमें मेरे पास कोई सटीक नहीं है, क्योंकि अगर मेरे सामने ये स्थिति होती तो मेरे पास अपना सोने का जेवर जो मैंने बनाया अपने पैसों से वो है या नहीं है, मैं ना लेती, किसी ने हड़प लिया हड़प ले, सीधी बात है, कोई हाथ से ले जा सकता है, मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है, कोई हमारे हाथ से ले जा सकता है, यहाँ से नहीं ले जा सकता जो हमारे भाग्य में लिखा है। अगर मेरे नसीब में दोबारा सोने के जेवर पहनना लिखा होगा ना, ईश्वर मेरे हाथ से दोबारा मेरी कमाई से बनवा देगा, या कहीं से भी आएंगे आ जाएंगे। और अगर मेरे नसीब में सोने का जेवर पहनना नहीं लिखा, तो मैं कितने ही घोड़े खोल लूं, मेरे घर के बने हुए भी चोरी हो सकते हैं, या मेरे कोई ऐसे धोखे से ले लेगा। तो एक अपने मन की तसल्ली होती है और कुछ नहीं। आप देख लो आपके लिए चीज कितनी प्रायोरिटी की, और आप इसके लिए किस हद तक जाओगे। इसीलिए मैं इसमें कोई सटीक वो नहीं दे सकती, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स क्या हल देती हूँ, कि अगर मैं उस कंडीशन में होती तो क्या करती, इस कंडीशन में मैं होती भाई, मैं जेवर छोड़ देती, मेरे बस की जेवर के लिए कलेश करना नहीं होता। नेक्स्ट,
राधे राधे दी जी। मैरिज रिजेक्शन के बाद मैरिज करने का मन नहीं करता, कैसे अपने दिल को समझाऊं, सब कुछ नेगेटिव लगता है, मैरिज के नाम से ही डर लगता है। मुझे भी बहुत रिजेक्शन मिले हैं, इतने कि मुझे लड़कों से, कहना चाहिए पुरुष प्रजाति में, हमेशा वर्ड यूज करती हूँ, मुझे पुरुष प्रजाति से एक वो होने लगी थी कोफ्त, कि जितने भी लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किया ना, वो एजुकेशन में, लुक्स में, पैसों में। मेरी तनख्वाह उस टाइम पे 9,000 थी और मुझे 4,500 रुपए कमाने वाला, प्राइवेट जॉब करने वाला सेल्समैन, समझ रहे हो, या फिर एक परचून की दुकान चलाने वाला, या एक आईएएस की सोकॉल्ड तैयारी करने वाला, ट्यूशन देने वाला बेरोजगार, ऐसे ऐसे लोग रिश्ते के लिए ऑफर, कहना चाहिए मतलब बातें चलती थी और मना हो जाती थी। सोचो मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ गया होगा। जैसा अब है ना, उस 1 साल से पहले ऐसा था, मुझे लगता था कि भाई सब ठीक है, ऊपर से सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन जब ये रिजेक्शन आए ना, तो सोचो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे हिला होगा। लेकिन क्या हुआ कि मैंने अपने दिमाग में, मतलब वो था कि मेरे को अपने ऊपर गुस्सा नहीं आया, मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि ये सोसाइटी के कैसे नियम हैं। अगर मैं हमेशा यही कहती थी मम्मी से कि मम्मी अगर ये मेरी नौकरी जो मेरी लगी है, अगर मेरी जगह भैया की लग गई होती, लड़का सरकारी नौकर है, मैंने कहा लड़कियां ना ऐसे, इतनी सुंदर लड़कियां, और साथ में दहेज भी देके ना, माँ बाप ऐसे थाली में रख के बैठे रहते हैं कि भाई हमारा रिश्ता ले लो, हमारा रिश्ता ले लो। क्योंकि मैं लड़की हूँ, तो नौकरी होने के बाद भी मतलब रिश्ता लेके तुम ही जाओगी, और फिर भी मतलब मेरे से हर चीज में नीचे वाले लोग भी रिजेक्ट भी करके चले जाएंगे, मतलब लड़की होने की इतनी बड़ी वो सजा। तो वो 1 साल जो रिजेक्शन का गया, उसने मुझे ना मतलब कहीं ना कहीं आजीवन के लिए चेंज आ गया मेरी सोच में, कि भाई हमारी सोसाइटी में, तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ, जो कहते हैं ना लड़का लड़की एक बराबर, ये वो, भाई फर्जी बातें हैं। कोई बराबर बराबर नहीं होता, लड़का लड़की, लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, जिम्मेदारियां अलग हैं, सब कुछ अलग है। बराबरी सिर्फ इसमें है कि किसी नौकरी में पास होने के लिए 75 नंबर चाहिए, तो लड़के को भी चाहिए, लड़की को भी चाहिए, बस इतनी बराबरी है। और किसी चीज में कहीं से कहीं तक बराबरी नहीं है, घूमने फिरने में, बोलने में, रिश्तों में कोई बराबरी नहीं है, शारीरिक स्ट्रक्चर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो उस रिजेक्शन को अभी जो ले रहे हो, लेकिन अब आप देख लो लाइफ को, वो सारे, कहना चाहिए अब तो मैं उन्हें नमूने की कैटेगरी में रखती हूँ, वो सारे नमूने अगर मुझे रिजेक्ट ना करते, ठीक है, तो जो एक नगीना मेरे हाथ आया, मेरी किस्मत जिनके साथ एक्चुअल में जुड़ी थी, मेरे पति हैं, तो वो मिलते, मैं पहले ही किसी नमूने के साथ ही, अगर वो अरे क्या लड़की है ये वो, और मैं भी खुश हो जाती कि भाई पहले रिश्ते में मेरी तो हाँ हो गई, अभी तक झक मार रही होती मैं वहां, लिटरली मैं यही वर्ड कहूंगी, झक मार रही होती। क्योंकि एक मेंटल लेवल जो मेरे हस्बैंड का है ना भाई साहब, आज के टाइम में विरला है, ऐसे आदमी नहीं होते जैसे मेरे पति हैं। इतने, मतलब उनका दिमाग जो कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस इतना बढ़िया है। उनमें से जितने भी लड़के थे ना जो रिजेक्ट किए, या जिन्हें मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे लव मैरिज नहीं करनी थी, तो उनका, भाई साहब अगर उनमें से किसी के साथ भी हो जाता है ना मेरा रिश्ता, आज मैं यहाँ बैठ के आपको ये बातें ना बता रही होती। सिंपल सी बात है, नौकरी थी वो कर रही होती, और शायद ऐसे ही बस चल रहा होता जीवन। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची, उस 1 साल के टॉर्चर को झेला, सब कुछ हुआ, ठीक है वो ट्रॉमा था, लेकिन आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, वो भगवान की रची हुई योजना है, उस पर शक मत करो। आपके लिए जो बेस्ट है वो इंतजार कर रहा है आपका, वो आपको मिलेगा। ज्यादा डिप्रेशन में मत जाओ, और शादी के नाम से डर लगता है ये वो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा किस्मत और थोड़ा सा दिमाग, दिल नहीं, आपकी शादी बढ़िया चलेगी। नेक्स्ट दी, अगर कोई हस्बैंड काम वाली के लिए मना कर दे तो वाइफ 9 घंटे की जॉब करती है, 2 घंटे ट्रैवलिंग, 4 साल का बच्चा भी है, सब हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, प्लीज सजेस्ट। हस्बैंड की जॉब भी ऐसी नहीं है कि वाइफ जॉब छोड़ दे, और हैंडल बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, फिर भी वाइफ के पैसे घर में खर्च होते हैं मोस्टली, क्या करूं? पहली चीज, घर में पैसे देना बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्रॉस, नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए भाई। जॉब की हेडेक मैं झेल रही हूँ, मेहनत मैं झेल रही हूँ, उसके बाद घर का सारा काम कर रही हूँ, ये मेरी डबल शिफ्ट है ना, तो पैसे मेरे।
मैं नहीं दूंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मेड लगानी है नहीं लगानी है, तुम्हारी थोड़ी गोदी में बैठ के मेड खेल रही है। वो मैंने अपने काम के लिए लगाई है, तो इसमें हस्बैंड डिसाइड कर ही क्यों रहा है कि मेड आएगी नहीं आएगी। ये डिसीजन आपका है, ठीक है जी, कि घर का काम मैं कर रही हूँ, मेरे को चाहिए। उसके पैसे चाहे आपको अपनी सैलरी से देने हो, वो ठीक है, कि ये मेरा काम है, मुझे करके देना, अब मैं करूँ या उससे करवाऊँ, अलग रहो। जब इस तरीके के हस्बैंड इस तरीके से अप्रोच देते हैं ना, तो आपको भी वही अप्रोच देनी पड़ती है यार। अच्छा नहीं लगता, लेकिन देनी पड़ेगी। जब कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा, तो आप फिर अकेले हो, आपको अकेले हैंडल करना है, तो फिर हम अकेले कैसे भी करें। सारी हेडेक भी मेरी जॉब की, फिर पैसे भी मेरे, मैं नहीं दे रही। नेक्स्ट, हाय दी, प्लीज गाइड। मेरे जेठ और जेठानी ने ससुर को काबू में कर रखा है, वो दोनों हैंडीकैप है, कोई ना कोई बहाना बनाकर ससुर से पैसे मांगते रहते हैं, जबकि दोनों के दो बेटे कमाऊ हैं, फिर भी ससुर मानते नहीं है, ना ही ससुर को प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है। बोलते हैं मेरे मरने के बाद दोनों बेटे खुद प्रॉपर्टी बांट लेना, क्या करूं दी, आप बताओ। तो कोई वो होगा ना, उनका विल वगैरह बनाई होगी या जो भी है, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है भाई, अपना कमर मजबूत कर लो। मैं हमेशा ऐसे मौकों पे यही सलाह देती हूँ। ससुर हैं, जो आदमी आज मैनिपुलेट हो रहा है जीते जी, या जो अपने माँ बाप को मैनिपुलेट कर सकता है, कल को जब वो नहीं होंगे, पता नहीं तब तक क्या तो बचेगा। अक्सर तो खाली कर देगा वो ऐसा आदमी, पता नहीं क्या क्या नाम लिखवा लेगा या कुछ भी है। तो आपको बजाय वहां लकड़ी लेने के, अपना खुद का बनाना शुरू करना है एक संपत्ति, ताकि वहां से कुछ मिले ठीक, नहीं मिले तो भी धर ले। तो ये वाली बात होती है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या सी सेक्शन? सी सेक्शन हुए थे भैया, नॉर्मल कहाँ होएगी। नेक्स्ट, हाय मैम, प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए मैं क्या करूं। मेरी दो बेटियां हैं, एक 5 साल की, एक 2 महीने की। हबी भी ठीक है, मैंने बीएड और नेट क्वालिफाई कर रखा है, समझ नहीं आ रहा टीचिंग में जाऊं या बेटियों को ही टेक केयर करूं फुल टाइम। मुझे कुछ करना है, ऐसे घर में रहना नहीं चाहती, सब ताने भी मारते हैं। जाओ भाई टीचिंग में, लेकिन आपकी बेटी अभी 2 महीने की है, अभी कुछ दिन तो रुक जाओ, कम से कम वो 1 डेढ़ साल की कुछ हो जाए तब जाना, जब वो प्ले स्कूल में जाने लगे एटलीस्ट। एक होता है हमारी जॉब ऑलरेडी है, तो मैटरनिटी लीव खत्म हुई है, हमें जाना पड़ेगा। एक है हमारा बच्चा छोटा है, अब हम उसे छोड़ के जॉब पे जाने की सोच रहे हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपसे भी नहीं होगा, सुनने वाले को भी अजीब लगेगा। तो अभी जो 2 महीने की है उसको थोड़ा सा बढ़ जाने दो तब। साड़ी के लिंक नहीं मिले, मुझे लग रहा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये अमेजोन की अगर साड़ियां मैं पहन रही हूँ, उसके लिंक ब्लॉग आएगा, जस्टिफाई और ब्लेसिंग की सुनीता पे साड़ी का हॉल आएगा, उसमें देखना लिंक, अभी मैं शायद दे नहीं पाई हूँ। नेक्स्ट, दी प्लीज मेरा कमेंट जरूर पढ़िएगा, मेरी सहेली आपसे बहुत मिलाती है और आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है होगा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए। अकेली बहू हूँ, वर्किंग हूँ, ससुराल में भी सब ठीक है, पर डर लगता था कैसे मैनेज करूंगी, तभी आप मिल गई और सब ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अरे बढ़िया। नेक्स्ट, हेलो दी, एग्जाम से पहले जो भी सजेशन दिया था आपने, आई फॉलोड दैट और अच्छा गया एग्जाम, बाकी अभी और एग्जाम की तैयारी चल रही है। एक चीज और पूछनी है मुझे, वेट लॉस करना है, पिछले साल भी किया था बट अब फिर से बढ़ गया है, डाइट एक्सरसाइज करके 5 kg इन 1 मंथ रिड्यूस कर लिया था, बट फिर से आउट ऑफ ट्रैक ड्यू टू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्लीज टेल सम सिस्टमेटिक वे टू लूज एंड मेंटेन द वेट, लॉट्स ऑफ लव। जब आपका वेट घट जाता है ना, उस टाइम जो आप डाइट खा रहे हो उसको मेंटेन रखा करो, जितनी रोटी खा रहे हो, जितने चावल खा रहे हो। वो बढ़ता इसीलिए है कि हम तब तो जोश में कम भी कर दिया सब कुछ, और जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक तरफ तो वहां हमारी खपत कम हो गई और दूसरी तरफ हम इधर कैलोरीज बढ़ा देते हैं। तो एक्सरसाइज अगर मिस भी हो रही है 1 दिन 2 दिन या कुछ भी है, तो कम से कम अपने इनटेक उतना ही रखो। एक बार, मतलब मेरे साथ तो यही है, इतने सालों से जो मैं ऐसी की ऐसी हूँ, 1 आध किलो ही इधर उधर होता है अगर प्रेगनेंसी के टाइम को हटा दें, क्योंकि डाइट फिक्स है, जितना खाती हूँ उतना ही खा रही हूँ पिछले 20 सालों से, तो इसीलिए ना घटता है ना बढ़ता है, यही तरीका है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, दीदी मैं मायके वालों के व्यवहार से परेशान रहती हूँ, पहले मम्मी बहुत प्यार करती थी, पर जब से भाई की शादी हुई है, बेटे बहू को वो करती हैं। ये मैंने पिछली बार बताया तो था भाई, अगर बेटे बहू को वो करती हैं प्यार, इसका मतलब अपना बुढ़ापा सुधार रही हैं। आपको एज अ बेटी अपने माँ बाप के लिए खुश होना चाहिए। रही बात कि आपको आपका वो प्यार नहीं मिल रहा, तो भाई मिल चुका, अब अपने ससुराल में अपने पति का प्यार पाओ, माँ बाप का प्यार भूल जाओ। थोड़े मतलब हार्श है, लेकिन सही कह रही हूँ, भूल जाओ।
वो लाड़ अब नहीं लड़ा पाएंगे। नेक्स्ट, आपने एक प्रश्न का जवाब दिया था माँ बेटा का। मेरा प्रश्न है, मेरी 10 साल की एक बेटी है, मेरे पति सारी जिम्मेदारी अच्छी तरह से उठाते हैं लेकिन बहुत मूडी है, मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं करते, उनके घर में कोई भी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, मैं हमेशा इसका विरोध करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अगर गलत बर्दाश्त करूंगी तो मेरी बेटी अपनी जिंदगी में गलत को बर्दाश्त करना नहीं सीख जाए। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती है, उसे भी बहुत बुरा लगता है जब मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया उत्तर दीजिएगा। देखो, बर्दाश्त वो करना, उनका विरोध करना ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि अपनी बेटी के सामने एक दायरा ना क्रॉस करो। उसको सीख देने के चक्कर में आप अपने पति का इतना अपमान ना करना कभी, कि वो भी इसी तरीके से हैंडल करना सीखे आगे जाके इन फ्यूचर अपने पति को। तो बड़ा संभल के एक एग्जाम्पल सेट करना है आपको कि हाँ, अपना आत्मसम्मान भी बचाना है लेकिन अपने पत्नी पद की गरिमा को भी मेंटेन रखना है। ठीक है ना? वो सोचो ना, अगला आदमी अगर मान लो अपनी लिमिट्स भूल रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आप भी उसी के लेवल पे चले गए। आपने कहा जी पहले इसने किया था, लेकिन उसके करने से कहीं ना कहीं आप सेम लेवल पे नहीं आ गए। बच्चों वाली बात हो गई ना। मान लो किसी बच्चे ने पेंसिल मारी, दूसरे ने भी उसके पेंसिल ही मार दी, अब आप क्या करोगे? दोनों को मारोगे, दोनों को डांटोगे, क्योंकि गलती उसने भी करी है ना। तो आपका अपनी बेटी के लिए जो सोचना है ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना एक लेवल मेंटेन करना कि विरोध करना है पर बहुत ही शालीनता से, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो। नेक्स्ट, दी अगर कोई अजनबी नियर अबाउट माई एज मुझे आंटी बुलाए तब क्या किया जाए? मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात यह है, शुरू में जब मुझे पहली एक बार दो बार आंटी किसी ने कहा ना, तो पहले तो मुझे झटका लगा के मेरे से बोल रहा है, फिर मुझे याद आया कि उससे कहीं ज्यादा बड़े तो मेरे भांजे हैं। जब मैं पूरे मतलब एक बार को तो मेरी सही बताऊं धूमता नन्ना नच हो गई, मैंने कहा आंटी, मेरे को आंटी कह रहा है। तो फिर उसका साइज देखा, फिर अपने को देख रही हूँ, तो मैं भी मतलब हमें नहीं लग रहा लेकिन उसको लगा देखने में, जो भी है आपको वो रिस्पेक्ट ही दे रहा है ना। दूसरी चीज फिर मुझे ध्यान आया कि अरे यार, इससे ज्यादा तगड़े और बड़े तो मेरे भांजे हैं, उनकी भी तो मैं आंटी हूँ, इंग्लिश में बोलना तो मौसी को। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अब जो स्टेज है, शुरू की बात बता रही हूँ, तो जब शुरू में किसी ने मुझे पहली बार दूसरी बार आंटी कहा तब क्या रिएक्शन होता था। अभी क्या है, कोई कहता ना आंटी, अब आपको होगा फिर क्या, कोई अगर मुझे कह देता है आंटी, ऑटो वाले ही होते ज्यादातर, जब मैं ऑटो में बुक करती हूँ कई बार वो होता है कि हाँ आंटी चलो, कोई होता तमीजदार मैडम कह देता है, कोई बहन जी कह देता है, कोई दीदी, मतलब वो है। अगर किसी ने कहा आंटी तो मैं भी उससे फिर ना बेटा कह के बात करती हूँ। अभी आपको बताऊं, इस्कॉन मंदिर से हमारे घर पे वो आई प्रचार करने के लिए, और उनकी जो लेडी थी ना साथ में, उसकी एज लगभग 50 से ऊपर की थी। दरवाजा खोलते ही मेरे नमस्ते आंटी है वो, और जबकि मैं भाई साहब उसके लिए हॉल वीडियो के लिए मैं एकदम टिंच तैयार हुई हुई, बढ़िया मेकअप वेकअप कर रखा, सुंदर लग रही मैं खूब, और वो आके नमस्ते आंटी। उसको नहीं कहा गया मेरे से बेटा लेकिन हंसी इतनी आई, मैं आंटी। पर चलो, बात ये होती है कि कोई तो बेसिर पैर का ही कह जाता है, लेकिन बात ये है, अगर किसी ने आंटी कह दिया तो मैं भी अब तो उसको बेटा कह के बात करना शुरू कर देती हूँ, तुरंत मैं अपने मौसी वाले बुआ वाले मोड में चली जाती हूँ, अब नहीं लगता। लेकिन अगर कोई कह रहा है ना, तो वो अपने हिसाब से कह रहा, तो अपने मन को ये समझा लो कि चल यार, गाली थोड़ी दे रहा है, इज्जत ही तो दे रहा है। और जो हमारी एज है, जो हमारा लुक है, अगले को नहीं दिख रहा, बात अलग है। नेक्स्ट, मेरा भाई एएमयू में पढ़ता है, 2016 में गया था, कुछ साल से ठीक चला, 12th में गुड स्कोर, बट 2022 से उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लगी, ट्रीटमेंट करने पर ठीक हुआ तो फिर चला गया, अब दोबारा वही प्रॉब्लम हुई। इस बार पता लगा उसको 2022 में किसी में भरी हुई सिगरेट पिलाई थी, यानी 3 साल उसने कभी कभी नशा किया है। हमने उसको वापस बुला लिया, अब ये नशा छूटने की उम्मीद है क्या? होती होगी नशा मुक्ति केंद्र में, और कभी कभी करा तो छूट ही जाएगा, इतना एडिक्ट नहीं हुआ होगा वो। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे घर में हमेशा कलेश होता रहता है, पैसे को लेके कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करती, मेरे हस्बैंड को इम्पोर्टेंट नहीं देते, हमेशा मैं छोटा फील करती हूँ, जब भी पैसे लेती हूँ उन्हें हमेशा सुनाते हैं, क्या करेगी? कुछ वर्क फॉर होम हो तो सजेशन दीजिए। इस पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वर्क फ्रॉम होम में आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इस चैनल का पेज खोलना, उस पे मिल जाएगा।
स्टार्टिंग की वीडियो में, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। इस चैनल का सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड जो वीडियो है ना वो वही है। नेक्स्ट, दी मैं बहुत दुखी हूँ, पता नहीं एज ए टीचर मुझसे क्या गलती हो जाती है जो मुझे स्कूल से टर्मिनेट कर दिया जाता है। मैंने रीजन पूछने की बहुत कोशिश की बट प्रिंसिपल मुझसे आंख चुरा रही है। उसने डेमो के लिए एक टीचर भी बुला ली। दिस इज माय लास्ट मंथ। मैंने टीचिंग के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम किया, तब भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मन ही मन रहा है, मन नहीं मान रहा, बहुत दुख हो रहा है। प्लीज बताएं आपने आपको कैसे संभालूं, कुछ इंटरव्यू टिप्स दें कंप्यूटर टीचर के लिए प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड। काइंडली सजेस्ट मी, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखूं, मेरा मन अशांत है बहुत ज्यादा, आपसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज हेल्प। इसका सही जवाब आपको वही दे सकते हैं जो निकाल रहे हैं कि उनका क्या क्राइटेरिया है, या फिर आप अपना पैटर्न बहुत ध्यान से बैठ के एनालाइज करो। जो उस टाइम आपके साथ पढ़ाते थे, कुछ ऐसे लोगों से अगर आपका लिंक है तो आप उनसे डिस्कस करो कि भाई तुझे क्या लग रहा है, मतलब क्या कमी है, और उसको बड़ा पॉजिटिवली सुनना शांति से, चाहे वो किसी भी टोन में बताएं। तो आपको कहना एक आध बार होता है तो होता है, लेकिन बार बार अगर हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो वो पता नहीं क्यों वाली जो स्थिति है ना, काम करने के बाद भी आपको क्यों निकाल दे रहे हैं, वो आपको आपके जो साथ काम करने वाले हैं या वो प्रिंसिपल, ये दो लोग हैं जो बता सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। नेक्स्ट, मैम अपने जन्माष्टमी वाले व्लॉग में जो ज्वेलरी वेयर की है उसका लिंक देना। वो उसमें सुनार की दुकान से ली थी मैंने, वो सोने की नहीं है लेकिन वो 1 ग्राम ज्वेलरी आती है ना उसमें की है वो। नेक्स्ट, हाय दी, क्या करें जब हस्बैंड सैलरी के हिसाब ना दे और घर के राशन दवा छोटे खर्च के अलावा किसी भी चीज के लिए मना कर दे कि पैसे नहीं है, बच्चों की फीस भी देने का नाम नहीं लेते। मैं सिलाई करती हूँ, अपना सारा खर्च खुद करती हूँ, वो तो जरूरत पड़ने पर साफ किनारा कर लेते हैं। बहुत पूछने पर भी कभी नहीं बताया। 17 साल हो गए शादी को। कहाँ काम करते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उनके स्टाफ में किसी से भी पूछ लो, क्या पता सैलरी हुई उतनी, या फिर वो है उन्हें दिख रहा है कि भाई ये सिलाई कर रही है तो उन्हें लगता होगा कि बाकी खर्चे मैं उठा रहा हूँ, स्कूल की फीस वीस ये कर लेगी। यही है, दो रीजन। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसी हैं आप? आपकी वीडियो से मेरी लाइफ काफी हद तक सुलझ गई है। मेरा ये सवाल है कि मेरे ऊपर काम का लोड है और मैं जानती हूँ कि सब मुझे ही करना है चाहे कैसे भी करूँ, और मैं उसे करती भी हूँ। बट मेरी समस्या ये है कि मैं काम करते में खुश नहीं रह पाती, इरिटेट होती रहती हूँ। प्लीज मुझे कोई ऐसा टिप्स दीजिए कि मैं हर काम को खुश होकर कैसे करूँ। मैं खुद से इसी बात से अपसेट रहती हूँ, तो मैं जानती हूँ मुझे करना तो है, खुशी खुशी क्यों नहीं करती, खुद का मूड ऑफ क्यों कर लेती हूँ। प्लीज कोई सोल्यूशन बताएं कि हर स्थिति में खुश कैसे रहा जाए। हर स्थिति में खुश कोई नहीं रहता, ये एक फिक्टिशियस स्टेज है। हर कोई इरिटेट होता है, हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है, हर कोई ये होता है कि अरे यार अब ये करो, सब होता है। आपको लगता हो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, सब करते हैं, मेरे साथ भी होता है कितनी बार, और सबके साथ होता है, ये ऐसा नहीं कि कुछ वो, ठीक है। तो इसमें ऐसा है जी, कुछ काम जो आपकी पसंद के नहीं होते ऑब्वियसली आपको करने में मजा नहीं आता, लेकिन सैल्यूट आपको अपने आप को इस बात से करना चाहिए कि आपकी रुचि ना होते हुए भी आप उस काम को कर गए, करने के लिए खड़े हुए, आपने उसे पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए अपने आप को शाबाशी दो, सिंपल सी बात। और दिन के अगर 25-30 काम है और 25-30 काम में से आपने 20 काम खुश होके करे, 10 काम मुंह बना के भी कर दिए, भाई आप बधाई के पात्र हैं, अपने आप को कम ना आके, ठीक है। आई होप कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एपिसोड 129 के सारे सवालों के जवाब, सारे नहीं कह सकती, एपिसोड भी शायद छोटा बनेगा। आज फिर से इतने बड़े बड़े, मतलब फोन स्क्रीन पूरी भरने के बाद भी ऐसे और करो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भेजे हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, लेकिन रीजन आपके सामने क्लियर है। तो मैं फिर उनको पढ़ती ही नहीं ना, क्योंकि मैं अभी आपके सामने हाथ के हाथ पढ़ रही हूँ, तो जैसे ही लेंथ देखी मैं स्टार्टिंग ही नहीं करती। तो कई बार मुझे लगता है कि उसमें कोई जरूरी बात या किसी की बहुत क्रूशल प्रॉब्लम हो और वो मिस हो गई, तो मत किया करो यार ऐसे, अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा क्रिस्प वे में लिखो। लास्टली एक इंस्टाग्राम की बात, सबसे पहला कमेंट एक्चुअली इसी का था, लेकिन हर बार शायद इंस्टाग्राम की बात होती है तो आपको कहीं फिर लगे कि ऐड कर रही है। इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा कि आप जुड़ गए, तो मतलब मैं जुड़ गई हूँ, तो क्या इस पे सच में आपसे बात हो सकती है?
तो यस, उस पे आप ऐसे बात कर लेते हैं मुझसे जैसे व्हाट्सएप पे होती है, मतलब हम दोनों के अलावा उस चैट को और कोई नहीं देख पाता। तो ये है, लेकिन वो बात अलग है कि मैं उस पे ना तो आपका तुरंत रिप्लाई कर पाऊँगी और मैं डेली देखती भी नहीं हूँ उस मैसेजेस को। पर हाँ, हफ्ते में 1 या 2 बार जब भी मतलब मेरा मौका लगता है, तो मैं उसको देख लेती हूँ और जितना हो सकता है रिप्लाई करती हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ उसमें यही लगती है कि आप लोग अपनी फ़ोटो भेज सकते हो। एक कमेंट अभी आया था कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपने बच्चों की फ़ोटो भेजी, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे नहीं मिली वो। मेबी कोई आईडी हो, या मैंने रिक्वेस्ट वगैरह में भी जाके देख लिया, आपके कमेंट के बाद जाके देखा था एक्चुअली, लेकिन नहीं मिली। जिसकी भी मिली है, जिन्होंने मेरे लिए कुछ लिखा है, कुछ बोल के बोला है, उनको तो मैं ब्लॉग में भी शेयर कर देती हूँ। बाकी आप अपनी फ़ोटो, वीडियो जो भी उसपे भेजना चाहें वो मेरे तक पहुँच जाएँगी। तो दे ये फ़ायदा है इंस्टाग्राम का। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम पे, जुड़ जाएँ ताकि मैं भी आप लोगों को देख लूँ और वहाँ पर मेरा कुछ फॉलोवर काउंट बढ़ जाए, जो मुझे एक्चुअल में थोड़ी-सी खुशी और दे देगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम का जॉइनिंग लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूँगी। वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उस पर टैप करोगे तो सीधे इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट पे पहुँच जाओगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज़।